प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चे जी, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमने आज अपना फिजिक्स में क्या किया, मोशन को ख़त्म किया। उसका एमसीक्यू कराना है, आपको करा देंगे। ऐसे बीच बीच में आपको एमसीक्यू बहुत करा दिए गए हैं, तो चैप्टर तो समझिए कि फिनिश ही हो चुका है। लेकिन मेरा एक दिल करता है कि एक बार उसका अभी थोड़ा शुरू से, मतलब जितना एमसीक्यू है उसको एक बार रिविजन करा दें, कि बच्चे को ताकि तकलीफ ना हो। और आज हम लोग बच्चे प्रवेश किए हैं अपने बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी का अपने जो हम लोग पढ़ रहे थे थी फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ, यानी कुछ का जो जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया था बच्चा जी? कुछ एमसीक्यू करा के खत्म किया था। तो इस एमसीक्यू शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये 9th नंबर क्वेश्चन था, उसको हो चुका था। आज भी शुरू करेंगे एक ऑब्जेक्टिव से ही। तो मैं चाहूँगा पहले इसका आंसर आप दीजिएगा। चलिए, ये सबसे क्वेश्चन किया जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चा जी। यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया था, थैंक यू का निशान है ये है। और ये अपना तरीका है करने का, कि ताकि हमको याद रहे कि हमने कहाँ तक पढ़ा है। अच्छा जी, थोड़ा सा पीछे से आइए। जो हम पढ़े उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में जो प्रद्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस, बच्चों जी आपको प्लाज्मोलाइसिस हम पढ़ा चुके थे पिछले लेक्चर में। तो बच्चा ये बता दीजिएगा, 4 ऑप्शन देंगे आपको। तो प्लाज्मोलाइसिस कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन है कि आरबीसी को हाइड्रोटोनिक में आप उसको डालेंगे तो हाइपोटोनिक में डालेंगे तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो, या अंडे को आप डालेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो। 2 ऑप्शन और है बच्चा जी। और तीसरा ऑप्शन है बच्चा जी इसमें कि पत्ता जो होता है पेड़ पौधे का, पत्तों को आप क्या करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा कि आरबीसी को डाला गया था हाइपोटोनिक में, और ए को डाला गया था हाइपोटोनिक में, और पत्ता को डाला गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो किस विलयन में रखेंगे तो प्लाज्मोलाइसिस होगा? तो बच्चे जी, आप जी सोच रहे होंगे प्लाज्मोलाइसिस पहले तो होता है बच्चों, ये होता है प्लांट्स में होता है। तो प्लांट पत्ता तो सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, बाकी तो प्लाज्मोलाइसिस तो चीज़ में होती ही नहीं है। तो नोट में कुछ लिखते हैं बच्चे जी, प्लाज्मोलाइसिस जहाँ सेल वाल होगा वहीं पर पाया जाएगा। और सेल वाल तो पता है बच्चे जी, पत्तों प्लांट्स में पाए जाते हैं। बाकी तो में हम लोगों में सेल मेम्ब्रेन होता है प्लांट थी एनिमल्स में, जितने एनिमल्स हैं। ठीक है, चलो चलिए बच्चे जी, और क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहते हैं अमीबा भोजन को अपनी कोशिका के किसके द्वारा ग्रहण करता है? ओहो, कितना अच्छा क्वेश्चन करा दिया गया है। अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है? आपको पूरा डायग्राम दिखाए थे, उस वीडियो में जा रहा था, उसको कैप्चर करके वो बंद हो रहा था। जो प्लाज्मोलाइसिस का मैंने आपको पीडीएफ दिखाया था, आपको अगर पीडीएफ याद होगा तो भी आप इसका आंसर कर पाओगे। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटिस। चलो, जिन बच्चों का आंसर डी है बिल्कुल सही है, क्योंकि एंडोसाइटिस में ही वो प्रक्रियाएं हो रही थी जो आपको वीडियो दिखाया गया था। तो बच्चे जी, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चे जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक। तो बच्चे जी, मैं बोलता हूँ कि जैसे हम पढ़ा देंगे, आप भी अपना क्या कीजिएगा, न्यूक्लियस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन हम तो कोई इतिहास तो नहीं पढ़ रहे कि आपको पूरा लाइन बाय लाइन इसको बताएंगे। इसके मेन मेन पॉइंट आपको पढ़ा दी जाएंगे, जब ताकि आप जब अपना एनसीईआरटी रीड करोगे, आपको सारे मक्खन की तरह, मक्खन समझते हो, पूरा स्मूथ मालूम चलेगा आपको, कहीं से आपको कन्फ्यूजन ही नहीं आएगा। ऐसे बीच में थोड़ा सा इसको मैं भी लास्ट में रीडिंग कर दूंगा, और बीच बीच में इसके जो पॉइंट है इसको हम आपको हाईलाइट कर दूंगा, ताकि आपको कैसे पढ़ने हैं। तो जो बच्चे पढ़ के आए होंगे अच्छी बात है। अब मैं इसे बोला हूँ कि अभी जब भी आप आइए तो थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ के आइए। चलो, आज इन सब चीज़ को हम थोड़ा कवर करने वाले हैं, न्यूक्लियस के बारे में। तो जाने कि न्यूक्लियस, चलो तो पहले तो जान लें कि भाई न्यूक्लियस को भाई डिस्कवर किसने किया था, खोजा किसने था? तो न्यूक्लियस को खोजा है भैया जी अपने रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। इसको याद रखिएगा आप, कि न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था। ये सब आपको पहले भी पढ़ा दिया गया है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। अब न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। जल्दी से आ जाए पेंसिल, चलो गया अरे भैया। एक मिनट बच्चा जी, एक मिनट थोड़ा पेंसिल ले लें, हाईलाइटर ले लें। चलो ठीक, मिल गया। आते हैं बच्चे जी अपने टॉपिक पर। तो इसको डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर बाई रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण, अच्छा भाई ये क्या है, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस क्या है? देखो भाई, नाम है केंद्रक, के अंदर सेंटर में होगा। कहाँ होगा बच्चे? सेंटर में। और क्या कर रहा है जी ये? कोशिका का नियंत्रण है, यानी कंट्रोलिंग पॉइंट है।
ये कोशिका के सारे काम को कंट्रोल करता है। अच्छा भाई, कंट्रोल करने का मतलब होता है, जैसे मैं मान लूँ कि जैसे अपना घर है, घर में कोई एक आदमी हो जो बैठा हो बीच में, चाहे कहीं भी घर में है, सारा काम को बैलेंस कर रहा है, सब उसी जो बोल रहे हैं वो सारा काम हो रहा है। जैसे गर्जीवन होता है, जैसे आप स्कूल में देख लेते हैं, वो जो भी प्रिंसिपल सर एक जगह बैठे रहते हैं, पूरे क्लास को कंट्रोल करते हैं, सबको कौन क्लास में कौन टीचर जाएंगे, सबका रूटीन बना के रखे हैं, और सिर्फ वो बैठे हैं, काम चल रहा है। वैसे ही न्यूक्लियस है बच्चे जी, बिल्कुल सेंटर में पाया जाएगा ये, और पूरा सेल को ये कंट्रोल करेगा। सेल के सारे कार्य, जितने सेल में काम होने हैं, सारे काम को ये कंट्रोल करता है। कैसे करता है? कुछ ना कुछ तो होगा इसके सेंटर में बच्चा जी। तो इसके सेंटर में हम खोल के देखेंगे, जिसके सेंटर में बहुत कुछ पाया जाता है। चलो, क्योंकि अधिकांश अनुवांशिक पदार्थ, ओहो, यानी जितने मैक्सिमम जेनेटिक मटेरियल है, कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। अर्थात जो आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है बच्चे जी? डीएनए, जो कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में ही मौजूद होता है, यानी न्यूक्लियस में ही मौजूद होता है। ओहो! इसीलिए इसीलिए बच्चा जी, हम क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस जो होते हैं कंट्रोलिंग पॉइंट है। क्या पॉइंट है किसका? सेल का। सेल में बीच में होते हैं, किसी में बीच में नहीं पाया जाता है, मैक्सिमम बीच में ही पाया जाता है, जो सारे काम को कंट्रोल करते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम लोग डीएनए 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 बोलते हैं। सर डीएनए क्या है? अरे पढ़ेंगे बच्चा जी, डीएनए को ही पूरा ऑपरेशन होगा। चलो, और डीएनए में क्या होता है बच्चा जी? डीएनए में इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना होती है कि कुछ भी होना है। जैसे बच्चे जी, अपना आँख का रंग कैसा होना चाहिए, हमारे हाइट कितने होनी चाहिए, हमारे बाल का रंग कैसा होना चाहिए। जब हम लोग का जन्म होता है ना बच्चों जी, उसके पहले जो भी जेनेटिक हम लोग माता पिता से मिला है मटेरियल, जेनेटिक अनुवांशिक जो उनसे मिला है हमको बच्चे को, हर बच्चे को, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होता है डीएनए में। अब उनकी आकार कैसी होती होगी? तो बिल्कुल न्यूक्लियस का आकार गोलाकार होता है, और अंडाकार भी होता है। दो साइज के गोलाकार होंगे, स्पेरिकल एंड ओवल, यानी अंडाकार। ठीक है। अब ये कैसे, आमतौर पर ये कैसे होते हैं? जनरली कैसे होते हैं बच्चों जी? जनरली ये संख्या में एक होते हैं। हर सेल में न्यूक्लियस कितना होता है? एक। अब इसको रट मत जाना कि हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। बच्चा जी, इसमें कुछ अपवाद भी है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन क्या है बच्चा जी? देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने बोला, पैरामीशियम में तो 2 न्यूक्लियस होता है। ओह सर, याद रखेंगे, बिल्कुल रखिएगा। और एक है ओपलिना। ओपलिना में बच्चा जी, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। उसमें एक एक दो नहीं, 2 से भी मैक्सिमम ज़्यादा होते हैं। मैनी मैनी मतलब बहुत सारे। अब कहीं-कहीं होते भी न्यूक्लियस नहीं। चलो, मैंने पढ़ा कि हर सेल में एक न्यूक्लियस होता ही होता है। किसी में एक से अपवाद है कि चलो पैरामीशियम में 1 से ज़्यादा है, 2 है, और ओपलिना में 2 से भी ज़्यादा है। लेकिन एक अपवाद ऐसा भी है कि किसी में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जैसे आरबीसी। इसीलिए बच्चों, ब्लड बहुत सारे कार्य करती है, क्योंकि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, कि खुद उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इसीलिए ब्लड दिन भर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करते रहती है, सारी एनर्जी को इधर से उधर पहुँचाना, ब्लड एक ट्रांसपोर्ट परिवहन कार्य करती है। तो इसीलिए आरबीसी में बच्चा जी, और चालनी नलिका, यह नलिका लिखना चाहिए, यानी सिव ट्यूब या TUBE। स्पेलिंग क्या बच्चा जी? फिर सुन लो, TUBE। क्या मैं इसको आपको लिख के बता दूँ? तो देखिए बच्चे जी, मैंने बोला आरबीसी कहाँ नहीं पाए जाएंगे? 2 जगह नहीं पाए जाते हैं। एक तो आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स, और दूसरा चालनी नलिका, यानी सिव ट्यूब। ये दो हैं जहाँ पर न्यूक्लियस तो होते ही नहीं है, न्यूक्लियस नहीं होता है। याद रहेगा बच्चा जी को? चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है बच्चा जी? न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोलिंग पॉइंट है, जो सेल के अंदर होता है, बीच में होता है, जिसमें क्या होते हैं कंट्रोल, क्यों वो पता है कि उसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और क्या हमने पढ़ा बच्चा जी? जेनेटिक मटेरियल में होने से क्या फायदा हुआ? जेनेटिक मटेरियल किस रूप में होता है? जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं। डीएनए में क्या होता है बच्चे? इन्फॉर्मेशन होता है। इन्फॉर्मेशन क्या है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। हमारे शरीर का रंग कैसा होना चाहिए, बाल का रंग कैसा होना चाहिए, आँख का रंग कैसे दिखनी चाहिए, सारे इन्फॉर्मेशन डीएनए में होते हैं। लेकिन किसी हर सेल में एक ऐसी आमतौर पर जनरली एक सेल, एक न्यूक्लियस होता ही होता है। लेकिन किसी में 2 है, तो जिसका नाम क्या? अपवाद है। अपवाद में क्या है? पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस हैं। और ओपलिना में क्या बच्चा जी? अधिक से 2 से भी अधिक में उसमें न्यूक्लियस हैं। और किसी में न्यूक्लियस ही नहीं है, ये अपवाद में। ये ना अपवाद को याद रखिएगा, बहुत आपसे काम बन जाएँगे। अब सर थोड़ा दिखा दीजिए न्यूक्लियस का इमेज। चलो, मैं आपको थोड़ा न्यूक्लियस की इमेज दिखा दूँ बच्चा जी को। अच्छा डायग्राम कोई मिल जाए तो मज़ा आ जाए।
तो बच्चे ये देखें इसको थोड़ा, इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, बहुत मजा आएगा आपको। चलो, न्यूक्लियस है, बीच बीच में आपको देखो बच्चे पूरा गोल है, कैसा मैंने बोला इसका शेप कैसा होता है, गोलाकार होता है। उसके बीच में बच्चों उसके सेंटर में एक कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, जिसको न्यूक्लियस होता है उसके अंदर में। यानी उसके अंदर में क्या होता है बच्चे जी, डीएनए होते हैं, जहाँ जेनेटिक मटेरियल होता है, ये हम सब सामान्यतः ये बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और ये मान लीजिए बच्चे जी एक सेल था, सेल ये देखिए सेल है पूरा पूरा, मान लीजिए सेल, उसके अंदर देखिए वो छोटा सा गोला दिख रहा है, वो न्यूक्लियस है। उसको भी बच्चे अगर खोल के देखा जाए तो उसमें भी आपको डीएनए सब कुछ दिखेंगे दिखेंगे। और बच्चों जी मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये सेल न्यूक्लियस है, और यहाँ पर आपको छेद दिख रहे हैं, छेद इसमें धंसा हुआ था, इसमें स्पोर क्या बोलते हैं, इसमें छिद्र होता है। अब इसको थोड़ा और हम डिटेल से पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, ये आपको इमेज नहीं बनाना है, सिर्फ आपको देखना था। तो आपको बच्चे जो मैंने दिखा दिया वीडियो में थी न्यूक्लियस के अंदर क्या थे बच्चे, जो उसको और हम जूम कर देखेंगे तो उसमें और कुछ मिलेंगे इमेज आपको। तो थोड़ा सा एक बार और रुकिए, आपको दिखाई दे, उसके बाद चल। तो देखिए बच्चे जी, जैसे मान लीजिए एक सेल था, उसके अंदर हम देखो पूरा उसको काट के थोड़ा देखा गया ऊपर में से, और बीच में ऑब्जर्व किया गया। तो वहाँ देखिए एक बच्चा जो गोल दिख रहा है उसको भी काटा गया, वो क्या न्यूक्लियस है, उसको भी काटा गया। तो उसके अंदर देखो बच्चे एक छोटा सा गोला दिख रहा है, ये सेल था, सेल उसको काटा गया, तो उसके नीचे बीच में एक दिख रहा है न्यूक्लियस केंद्रक, और उसमें बच्चे बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो चलो इनको थोड़ा हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब आपको परेशान नहीं होना, बहुत मजा आएगा आपको, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलो अब इनका हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ से। तो देखिए प्यारे बालक जी, यहाँ पर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन झिल्ली होते हैं, दो झिल्ली होता है, देखिए ध्यान से, जैसे ये एक बाहरी झिल्ली हो गया, बाहरी, ठीक। एक उसके अंदर से देखो, ये दो झिल्ली हो गया, कैसे कैसे बच्चे जी, ये देखिए, ये एक बाहर वाला, एक अंदर वाला, ठीक है। तो बाहरी वाली को हम बोलते हैं बच्चों आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके एक ये अंदर वाला, ठीक है, जैसे ये बाहर हो गया तो ये अंदर का झिल्ली हो गया, ठीक। तो जो दो झिल्ली इसमें पाए जाते हैं, दो मेम्ब्रेन इसमें होते हैं सब। अब पहले देखो, मान लीजिए कि कोई सेल है, ये सेल है, तो इसको तो हम बाहर वाले क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, तो प्लाज्मा मैंने लिख दिया। या इसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चे जी, सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलते थे, सेल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर बच्चे हमने पढ़ा सेल, उसके अंदर बीच में एक डीएनए अपना न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की जो बाहरी परत है और अंत परत है, तो बाह्य परत और अंत परत मिलके बच्चा जी, बाह्य परत और अंत परत मिलके बनाते हैं बच्चा जी न्यूक्लियर इन्वॉल्व। इन्वॉल्व मतलब समझते हैं, लिफाफा। जैसे हम लोग चिट्ठी उठी जाता है ना, पहले खाम में भर के आता है, उस खाम को हम लोग बोलते हैं बच्चों इन्वॉल्व। तो दोनों ये बाहरी और ये अंदर वाले मिलके क्या बना दिए, न्यूक्लियर लिफाफा बना दिए, ठीक है बच्चा जी। चलो अब मैं आपको थोड़ा एक डायग्राम पीडीएफ भी दिखाता हूँ, वहीं से सारी चीज़ें आपको कराता चलूँगा। तो प्यारे वाले की मैंने क्या बोला, ये बाहरी लेयर और ये अंतः लेयर, दोनों ये क्या है, मतलब न्यूक्लियस है पूरा, हम न्यूक्लियस का ही यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो ये जिसकी बाहरी लेयर थी और ये अंतः लेयर, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर इन्वॉल्व, यानी लिफाफा। क्या बना दिए, न्यूक्लियर इन्वॉल्व। या इसको एक और नाम बोला जाता है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके दो नाम है। न्यूक्लियर वर्ड का मतलब बच्चा जी आप नाभिक समझ सकते हैं या केंद्रक, इसको आप केंद्रक झिल्ली कह सकते हो। क्या कह सकते हो, केंद्रक झिल्ली। जहाँ जहाँ भी न्यूक्लियर वर्ड लिखा है इसको आप केंद्रक या नाभिक, उसका बीच क्या हिस्सा होता है, इसको हम ये बोलते हैं नाभिक या केंद्र, या केंद्रक लिफाफा, इसको बोल सकते हैं केंद्रक लिफाफा या नाभिक लिफाफा, जो बोले दोनों सेम चीज़ है, इसको डरना नहीं। चलो तो आपने समझ लिया कि बाह्य और अंतर मिलकर क्या बना देते थे, न्यूक्लियर इन्वॉल्व। अब चलते हैं आगे बच्चा जी। अब इसके अब देखना, ये यहाँ बीच बीच में कहीं कहीं पे होल है, छेद। छेद कैसे है बच्चा जी, छेद ऐसा होता है कि मैं जैसे मान लीजिए कि उसमें धंसा हुआ, जैसे आप न्यूक्लियस का डायग्राम देखोगे तो उसमें मैं थोड़ा आपको दिखा पाऊँ तो, एक मिनट बच्चा जी, मैं आपको दिखा रहा था ना उस समय कि उसमें दबे हुए था, धंसे हुए था, तो एक मिनट, जब मैं दिखा रहा हूँ कहीं के पीछे, तो देखिए ये जो होल दिख रहा है बच्चे, थोड़ा छिद्र दिख रहा है, छिद्र को इंग्लिश में पोर बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर पोर है ये। जैसे आप देख रहे हैं कि इनके उनके बीच में गैप है, यहाँ गैप है, इस गैप को हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोले, न्यूक्लियर पोर। उसके आगे हमने क्या पढ़ा बच्चा जी, तो अब पढ़ लिए, केंद्रीय छिद्र हो गया ये, या इसके नाभिकीय छिद्र बोल सकते हैं। अब देखिए पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये क्या होता है, स्पेस में क्या बोला, जैसे ये और ये दो लेयर था, बाहरी और ये अंतः, इनके बीच में जो ये जगह है ना, जगह ये खाली इतना दूर, यहाँ समझ लो, ये अंतः ये बाह्य, बाह्य मेम्ब्रेन है, इनके बीच ये जो स्पेस दिख रहा है जगह, ये खाली इतना दूर का, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं बच्चा जी न्यूक्लियर पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी परिकेंद्र। क्या बोलते हैं बच्चा जी, परिकेंद्र। आपको बता समझा, क्या मैं समझा पा रहा हूँ, हाँ बच्चे समझा पा रहे हैं। चलो अब इन सेल के देखना, इस सेल के अंदर बच्चे बहुत सारे ये लिक्विड मालूम को सब्सटेंस भरे हैं, जिसको हम क्या बोलते थे बच्चा जी, न्यूक्लियर प्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर
प्लाज्म, PLASM, न्यूक्लियर प्लाज्म, जिसको हम लोग केंद्रक अधात्री या इसका एक और नाम है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, 2 नाम। इसमें जो सब्सटेंस भरे हुए इसको न्यूक्लियर प्लाज्म बोलिए या न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं सर। और ये तो समझाई दिया कि जो बाहरी अंतमिल क्या बनाते हैं बच्चा जी, बाहरी अंतमिल क्या बनाते हैं बच्चा जी आपका न्यूक्लियर इन्वॉल्व, ये तो समझा पाए आपको, बहुत अच्छा लगा आपको। चलिए और आपको PDF थोड़ा दिखाना चाहे तो आप जो चित्र बनाना चाहें यहाँ पर, तो यहाँ पे एक चित्र बना लीजिए, अच्छा रहेगा। जो आपको मैं ये वाला चित्र दिखाया इसको बना लीजिए, ये तो हो चुका है। तो डायग्राम बच्चों आप यही बना लीजिएगा। और देखिए इसमें और थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। आपको ये धागे संरचना जो दिख रही है बच्चे, ये धागे संरचना दिख रही है, धागा हिस्सा, जिसको इसी को हम लोग DNA बोल रहे थे, याद आ गया। ये धागे संरचना है, देखिए ये लपटा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, DNA। क्या बोलते हैं, DNA। और उसमें एक स्ट्रक्चर उसको भी आपको पढ़ा देते हैं। चलिए DNA पूछा गया, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम DNA बोल रहे हैं, जिसमें क्या होती है, जो सूचना होती है, जिसमें इन्फॉर्मेशन होते हैं। और चलो, और ये आपको पोर्ट दिख रहा है, छिद्र, छिद्र 2 काम करते हैं, इसमें सब्सटेंस आ भी सकते हैं और इसी सब्सटेंस बाहर जा भी सकते हैं, ये न्यूक्लियर पोर्ट से, जिसको केंद्रीय छिद्र बोल रहे थे। और ये देखिए बच्चे, उसमें एक और, जैसे ये तो न्यूक्लियस गोला ही है सेल के अंदर, ये क्या था आपका, सेल था बच्चा जी, ये सेल है। सेल के अंदर एक गोलाकार न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस को और जूम करके और बड़ा करके देखने पर एक और गोला उसमें छोटा सा दिखेगा, जो मैं आपको थोड़ा इस इमेज में दिखा पाऊँ तो आप देख पा रहे होंगे। चलो, जैसे ये तो आपका सेल था ही था, उसमें एक और गोलाकार दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोल्स। न्यूक्लियोल्स क्या बोलते हैं बच्चे जी, न्यूक्लियस नहीं भाई, ये न्यूक्लियोल्स है, न्यूक्लियोल्स। न्यूक्लियोल्स मतलब बच्चों ये क्या है, केंद्रिका। क्या बच्चा जी, न्यूक्लियोल्स। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक और गोलाकार चीज़ है, उसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोल्स। ठीक है, चलो अब इसको डायग्राम को बना लेंगे प्यारा सा। क्या मैं आपको नोट्स बनवा पा रहा हूँ बराबर, हाँ सर बन रहा है। चलिए ये आपको चित्र में वही चित्र जो भी दिखाया वही बना देना है आपको। अब सर जो आप न्यूक्लियोल्स पढ़े हो, न्यूक्लियोल्स करते क्या बच्चों, ये केंद्रिका करते क्या है, तो केंद्रिका में बच्चों राइबोसोम का संश्लेषण होता है राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है, राइबोसोम का। तो न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चे जी, राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। अब जब ये धागे संरचना आप देख रहे थे, ये कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा, आपके बुक में बहुत सारे अपने तो DNA में आपको दिखा रहा हूँ, देखो बच्चे जी, ऐसे ऐसे क्या है ये क्या है बच्चे जी, ये DNA है। क्या है, DNA। अब इसमें बच्चे कहीं देखो बीच बीच में सेगमेंट होता है, इसमें कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें आता है, जिसको हम जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे जी, जिन बोलते हैं। चलो, तो DNA क्या है बच्चा जी, तो DNA का मैंने बोला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कंजिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर। हमारे शरीर में जो भी कैरेक्टर है, जो भी लक्षण है, उसकी सूचना कहाँ होती है, DNA में होती है। संरचना कैसी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी, धागे जैसी संरचना है ये बच्चा जी, DNA। दिक्कत किसी को नहीं। पूरा नाम भी याद रखिएगा बच्चा जी, पूछा जाता है एग्जाम में, DNA का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलो, अब मैंने बोला DNA 2 भाग, अब DNA बच्चे 2 पार्ट में बढ़ जाएंगे, DNA 2 हो जाएगा। कैसे कैसे आपको समझा थोड़ा सा रफ में बोर्ड पे, फिर आपको अपने नोट्स में से बना लीजिएगा। देखिए बच्चा जी, मैंने बोला धागे की संरचना, ये धागे की संरचना क्या है बच्चे जी, इसको हमने DNA बोल दिया, ठीक है। अगर यही धागा बच्चों क्या कुछ कभी कभी ऐसा रोल ले ले, इसको खूब हाईली क्वाइल्ड हो जाए, खूब घुमाओ घुमाओ घूम जाए और ऐसा कुछ शेप ले ले, तो इसको बोलते हैं बच्चा जी हम क्रोमेटिन। और इस ये भी DNA है, ये भी DNA है। यहाँ पर DNA बिखरा हुआ है, यहाँ पर DNA क्वाइल्ड बन गया, ऐसे ऐसे एक प्रॉपर शेप में आ गया, संघनित क्वाइल बन गया, पूरा पूरा घना हुआ। जैसे स्प्रिंग देखा है साइकिल का, जो हम लोग क्लियर जो स्प्रिंग होता है, सॉकर देखते हैं, पूरा मुड़ा हुआ होता है, वैसा बन जाए, तो इसको हम बोलते हैं बच्चा जी क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोजोम। क्रोमोसोम लिखाता है, क्रोमोजोम पर आता है, इसको हम हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा जी, गुणसूत्र। और ये क्या है बच्चा जी अपना, ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन हो गया, बिखरा हुआ DNA है तो, और DNA क्वाइल्ड हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम, ये इसको हम गुणसूत्र बोलते हैं। क्रोमोसोम लिखेंगे बच्चा जी और या गुणसूत्र लिखे तो आप समझ जाइएगा हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। इसको भी डिटेल में पढ़ा जाएगा, तो नोट्स में से इसको बना लेना है, जो समझाया वही बात इसमें लिखी गई है।
मैंने दिखाया कि यहाँ बिखरा हुआ रूप है, तो ये डीएनए का डीएनए को, इस डीएनए को हम क्रोमेटिन बोल रहे हैं। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है बच्चों जी, जब सेल का भी कोशिका विभाजन होती है, देखिए कोशिका विभाजन के दौरान क्या देखने को मिलता है बच्चों जी? हमको दिखने को मिलता है कुछ ऐसा शेप, ऐसा ये बन गया शेप एक जैसा। मैं एक ही बनाया हूँ, इसे समझ लीजिए ऐसा बनाया हूँ, एक्स जैसा। और इसमें बच्चों कहीं कहीं पर प्रोटीन लगे हुए होते हैं। क्या लगा होता है बच्चों जी? क्रोमोसोम में क्या लगा होता है? प्रोटीन। इसीलिए डीएनए जो अपना ये गुणसूत्र कैसे बना है? ये बना डीएनए प्लस प्रोटीन से। ये यहाँ पर साइड में लिख दिया हूँ, डीएनए प्लस प्रोटीन से बना है। चलो फिर से यहाँ में दिखा दिया हूँ, बिखरा हुआ रूप है तो क्रोमेटिन, और इसका ऐसा रूप आ गया जिसमें कहीं कहीं प्रोटीन बीच में लगे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं गुणसूत्र। जल्दी से इसको आप नोट कर लेंगे, एक बार पूरा दिखा देते हैं, आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। खूबसूरत नोट्स बनाइएगा बच्चा जी, और मेरा भी नोट्स एक बार फिर से बन के आएगा, यहाँ पर आपको हम 1 शॉट रिवीजन कराएंगे परीक्षा के पहले, आपके फाइनल एग्जाम से पहले। हो गया बच्चा जी? चलो अब इसमें थोड़ा और जान लेते हैं। मानव की सारी कोशिका, जितने बच्चों हम लोग का सेल हैं, शरीर में हमारे जितने सेल हैं, सारे सेल में कितने गुणसूत्र रहते हैं? 46। याद रखिएगा, मानव के सभी कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव के सारे सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46। याद रखिए। अपवाद बच्चों इनको छोड़कर, स्पर्म को और एग को छोड़कर, यानी शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर सारे सेल के अंदर हमारे 46 क्रोमोसोम मिलते हैं। चलो, और क्रोमोसोम यहाँ लिख दिया हूँ बच्चों, कैसे? डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। अब बच्चों देखना, ये जैसे डीएनए में है, इसमें कुछ सेगमेंट है बच्चों कहीं कहीं पर। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है, अपने पढ़ा डीएनए में क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसा इन्फॉर्मेशन है कि आपका आकार कैसा होना चाहिए, जीन कहलाएगा। छोटे छोटे उसमें टुकड़े बच जाएंगे, इसको हम जीन कहेंगे। तो इस जीन में मान लो इन्फॉर्मेशन क्या है, आकार कैसा होना चाहिए, इस जीन में कैसा क्या है, नाक, आपका नाक का कैसा होना चाहिए। देखिए किसी का नाक चपटा होता है, किसी का नाक खड़ा होता है, कोई नाक चिपटी होती है, कोई नाक चिपटा होता है। तो यही कारण है बच्चा जी, उसका जो जीन है उसका इन्फॉर्मेशन ऐसा था, उसका नाक वैसा हो गया। नेपाली से देखा है, चाइना से कैसा होता है। फिर इस जीन वालों के आपकी हाइट कैसा होना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, जिस सेगमेंट को हम बोल रहे हैं जीन। डीएनए में क्या होता है, कुछ खंड होते हैं, जिस खंड टुकड़ा सेगमेंट जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं जीन। तो जीन क्या है, आपको समझ में आ गया? चलो, अब डीएनए को बच्चों और क्रोमेटिन के सारे डिफिनेशन यहाँ लिख दिया हूँ, आपको ये इन्फॉर्मेशन आने चाहिए, डिफिनेशन याद होने चाहिए। चलो, तो एक बार फिर से जो पढ़ा है वही बातें। एक बायोलॉजिकल, एक जैविक धागा है बच्चों, जैसे संरचना होती है जिसमें वंशानुगत सूचना के वहन करती है। वंशानुगत बच्चों देखो, अब सुने हो कभी, देखते हैं कभी किसी की माँ और पापा, जैसे हम लोग का चेहरा बच्चे देख लेना, थोड़ा अपने मम्मी पापा से झलकता है। क्यों? क्योंकि उनके डीएनए हमको वंशागत में, हम संतान है, हमको कुछ ना कुछ अपने माता पिता से मिला है, कुछ उनसे हमको जैसे विरासत में मिला है, कुछ नहीं प्रॉपर्टी मिली हुई है। तो खेत पतार की बात नहीं हो रहा बच्चों जी, जब हम लोग का जन्म हुआ है तो माता पिता के मिलने से बना है। तो कुछ माँ से कुछ पापा से हमको क्या मिला है बच्चों? अनुवांशिक मटेरियल मिले हैं, कुछ वंशानुगत मिला है, जिससे जो सूचना दोनों से हम में आया है, फिर हमसे हमारे संतान में जाएगा, फिर उनके संतान से उनके संतान में जाएगा। तो ऐसे ही चलते रहती हैं, ये डीएनए काम है। क्रोमेटिन बिखरा हुआ रूप, आपको बता दीजिए, जब डीएनए पूरा लापरवाह है, बिखरा हुआ है, तो क्रोमेटिन। अब वही हाईली क्वालिटी, जब उसका मतलब अच्छा से एक अत्यधिक कुंडलित बन गया बच्चों जी, तो क्रोमोसोम कहलाया। जिन अभी आपको दिखाया, जिन में क्या थे इन्फॉर्मेशन थे बच्चों जी, जिन डीएनए का विशिष्ट अनुक्रम है, सीक्वेंस है बच्चों जी, जिसमें विशिष्ट प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक जानकारी है। प्रोटीन बनता है बच्चों जी, जब जी प्रोटीन बनता है उसकी जानकारी उसमें होती है। और प्रोटीन से बच्चों जी क्या होता है, उसमें कुछ कोड होते हैं कि आपके आँख का रंग कैसा होना चाहिए, कलर कैसे होना चाहिए, आपकी हाइट कैसे होगा, सब उसमें सूचनाएं होती हैं। चलो, अब बात करेंगे बच्चा जी आज हम जीनोम। तो जीनोम को बच्चा जी अभी आगे पढ़ना है, लेकिन अभी आपको क्या क्या याद होना चाहिए? डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, 3। लेकिन इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, इसको न भी है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझिए। आपको जीनोम में, तो जीनोम क्या बच्चा जी, मैं बोल रहा हूँ कि ये डीएनए के बच्चा भी समूह है, जीन का समूह है। आपने देखा एक जीन में क्या है, प्रोटीन बनाने की क्षमता है, प्रोटीन बनाना है, उसके उसमें से इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अब सारे जीन के जब ग्रुप बन जाएगा तो उसको हम जीनोम कहते हैं। जैसे एक जीव की सभी अनुवांशिक सामग्री जीनोम में, यानी न्यूक्लियर डीएनए के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के साथ माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए दोनों शामिल हैं। अभी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, सब पढ़ना है बच्चे जी, टेंशन आपको नहीं लेना है।
इसीलिए बोला कि डिफिनेशन लिख लीजिए इसको, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जी आपको बायोलॉजी, आपको सर प्यार हो रहा होगा बायोलॉजी से। तो सर जी आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा एनसीईआरटी का यहाँ पर पढ़ने का तरीका सिखाएंगे कि आपको अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ने हैं। जो आपसे लोग मजाक में पूछते हैं कि एनसीईआरटी कैसा है वैसा है, अब देखना आपको एनसीईआरटी कितना मजा आएगा पढ़ने में। चलो, तो हम बच्चे जी केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने न्यूक्लियस में पढ़ लिया, थोड़ा सा इसको जल्दी से रीडिंग मार लेते हैं। और चलो, अब इसमें थोड़ा पढ़ लीजिए क्या लिखा है। आपको याद होगा कि हमने प्याज इसको छोड़ते हैं कोशिका के विभिन्न, अब थोड़ा सा इसमें ये तो पढ़ लीजिएगा, पीछे लिखा है बातें, मैं उतना मैं ऐसे पॉइंट इसका रीड करने वाला हूँ और हाईलाइट करते चलूँगा। कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन आधार के विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं और हमें गहरे रंग का प्रतीत होता है। कम से कम कुछ ये कुछ एक्टिविटी दिया गया था, एक्टिविटी में पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपको बन सकते हैं, तो ये आपके पढ़ना ड्यूटी है बच्चा जी, पढ़ लीजिएगा। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन का अतिरिक्त सेफ्रिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन का उपयोग भी कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा है, आओ हम अपने शरीर में ली गई कोशिकाओं का देखें। अब चलो अपने सेल के अपने सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो, ये एक्टिविटी आपके लिए क्या बच्चों जी पढ़िएगा, ये अच्छे होते, एक्टिविटी आपके लिए अच्छा होता है। चलो यहाँ पर पढ़ना बच्चों, केंद्र के चारों तरफ दोहरे परत, मैंने बताया कितने लेयर थे बच्चा जी, 2 लेयर थे। पहला लेयर को हम लोग क्या बोलते थे, कैसा झिल्ली है, तो पहला लेयर हमने बोला आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी बाहरी नाभिक की झिल्ली या बाहरी केंद्रक झिल्ली और अंतः केंद्रक झिल्ली, ठीक है, बाह्य केंद्रक झिल्ली और अंतर। उसमें बच्चे हमने बताया कहीं कहीं पर छिद्र दिख रहे थे आपको, जो हम लोग न्यूक्लियर पोर बोल रहे थे, ठीक है सर जी। इन छिद्रों से क्या होता है बच्चों जी, वो छिद्र क्या करते हैं बच्चों जी, मैंने बोला छोटे छोटे के अंदर कोशिका द्रव्य केंद्र के आर जा सकते हैं, जो कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में आए और जा सकते हैं। इस छिद्र क्यों कहता है, इसके विषय में हम और आगे पढ़ेंगे बच्चों जी, ये साइटोप्लाज्म के बारे में हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केंद्रक में बच्चे क्रोमोजोम होते हैं बच्चा जी, मैंने बताया क्रोमोजोम क्या है बच्चा जी, डीएनए का अच्छा मतलब संकुल, जब डीएनए को अच्छा समय क्वाइल हो जाता है, एक अच्छा रूप ले लेता है तो केंद्रक बोला जाता है, उसको क्रोमोजोम बोलते हैं। क्रोमोसोम लिखाता है, क्रोमोजोम पढ़ाता है, जो कोशिका विभाजन के साथ दिखाई पड़ता है। ओहो, अच्छा पॉइंट है, क्रोमोजोम हमेशा दिखाई नहीं देते बच्चों जी, जब जब सेल डिवीजन होता है तभी दिखाई पड़ते हैं, बाकी समय नहीं। क्रोमोजोम में आनुवांशिक गुण होते हैं बच्चों, ठीक है, जो हमें माता पिता का डीएनए हमसे माता पिता से मिला है बच्चों जी, डीएनए के पूरा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दे दिया है यहाँ पर, अणु के रूप में हमको संतान में जाते हैं। हर देखो कुछ ना कुछ माता पिता से हमारे में गुण आया है, फिर हमारा गुण हमारे बच्चों में जाएगा, बच्चों फिर उनके बच्चे से उनके बच्चों में जाएगा, ये गुण जाते हैं। इसीलिए बच्चे देखते हैं माता पिता अगर अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे होते हैं, और माता पिता थोड़ा बुरे हैं तो बच्चे भी बुरे होते हैं। तो आप लोग अच्छा बनेंगे तो आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, इतना गारंटी ले लीजिएगा। संस्कार बच्चों वैसे ही आता है। डीएनए क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन क्या है, जीन, ओहो सा डिफिनेशन मिल गया। डीएनए का क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, नोट कर लो बच्चा जी, जिसको जिसको डिफिनेशन ही चाहिए सिर्फ तो ये रहा। डीएनए का फंक्शनल मैंने बोला सेगमेंट, कब से बता रहा हूँ, जो खंड होता है उसे जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं होती है, जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, तो उसमें यह डीएनए जो जीन होता है बच्चे, जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो ये डीएनए क्या करते हैं बच्चा जी, आगे पढ़ लेते हैं। चलो, तो जब कोशिका विभाजन होती है तो हमको क्या मिला, क्रोमोजोम। अब क्रोमोजोम जब सेल डिवीजन नहीं होते तो क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में होते हैं। क्रोमैटिन आपको दिखा दिया, बिखरा हुआ रूप था। क्रोमैटिन धागे के पदार्थ की तरह होता है, जिसके जाल पिंड होता है बच्चों जी। और चलो, कोशिका विभाजन होने वाली होती है यह तो क्रोमोसोम, जब से कोशिका विभाजन हुआ तो वही क्रोमोसोम वही क्रोमोसोम में बदल जाती है, वही बच्चों क्रोमैटिन ही बच्चों क्रोमोजोम बन जाता है। कुछ जीवों में कोशिका विभाजन केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे प्रक्रिया में अकेली कोशिका विभाजन होकर नई नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह कोशिका विकास परिपक्व का निर्धारण करता है। सजीव कोशिका से रासायनिक पदार्थों को, रासायनिक क्रियाओं को निर्देशित करता है। बैक्टीरिया बच्चों, यानी बैक्टीरिया में जो जीवाणु में कोशिका केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। याद रखिए बच्चों जी, बैक्टीरिया में मैं पहले बताया हूँ कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है, उसमें सिर्फ क्रोमैटिन पदार्थ होता है। और ऐसे क्षेत्र को अच्छा तो जहाँ उसको हम लोग न्यूक्लियाइड्स क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियाइड बोलेंगे।
उसमें इसको हम अपने नोट्स में क्या बात किए हैं बच्चे जी, आपको मिल जाएगा, थोड़ा पहले ही पढ़ाते हैं। चलो अब बच्चे जी बाकी तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक चालू हो गए यहाँ से, तो ये आपको बाद में पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा आपको एकदम। बायोलॉजी में धुआं नहीं, मतलब बच्चे जी आपको हर विषय में अच्छे बनाए जाएंगे। आप बच्चों और परफेक्ट बन के यहाँ से निकलोगे। बस सिर्फ आपको नोट्स बना लेने हैं और अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मैं बोला हूँ कि परीक्षा से पहले सब कुछ कवर करा देंगे। चलो अब बच्चे मैंने न्यूक्लियर बताया था ना, जो मतलब आपने क्या पढ़ा, जब वहाँ पर बिखरा हुआ था वो, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, केंद्रकाय। केंद्रकाय बोलो या इसको केंद्रकाय बोलते हैं हम बच्चों। केंद्रकाय मैंने कहीं पढ़ा रखा है क्या, थोड़ा देख लेते हैं। जिन हमने पढ़ लिया बच्चों, चलो हम पढ़ लेते हैं केंद्रकाय के बारे में, पढ़ लेते हैं न्यूक्लियाइड के बारे में बच्चों पढ़ लेते हैं। कहते हैं एक परिभाषित, एक डिफाइंड, एक मतलब एक डिफाइंड नाभिकीय केंद्रक न्यूक्लियर क्षेत्र में केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, एक केंद्रकाय कहलाता है। तो आपको चित्र हम 5.4 दिखाएंगे, इसको एनसीईआरटी से बना लेने हैं आपको। तो इसमें तो साफ शायद न दिखेगा, आपको साफ दिखाएंगे। ये डिफिनेशन आपका हो गया। यहाँ पर चित्र बनाना बच्चे, मैं चित्र आपको दिखा रहा हूँ बच्चा जी। ये डायग्राम आपको 5.4 बना देना है, जो किसका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का है। चित्र बन जाएगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में दिया, मैं थोड़ा यहाँ साफ दिखने के लिए से कर दिया हूँ। चलो अब बच्चों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या है, थोड़ा सेल इसको हम समझेंगे। ये खत्म नहीं हुआ टॉपिक, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले थोड़ा इनको समझने के लिए हम थोड़ा इनको समझ लेते हैं, ठीक है बच्चा जी। आपको बुक में लिखा गया था वहीं बस प्रोकैरियोटिक में, देखो ये इसका मतलब प्रिमिटिव, यानी पहले से। सबसे पहले कोशिका कौन आई थी बच्चों, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था धरती पर, जब अपने पृथ्वी था अर्थ पर, सबसे पहले यही सेल आई थी। कौन सेल थी, वो प्रोकैरियोटिक सेल थी, जिसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं। और यूकैरियोटिक जो बाद में यही जब विकसित हुआ तो आगे हो गया। इसमें केंद्रक नहीं होते बच्चों, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। तो सर इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो मैंने क्या बताया, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता बच्चों, उसमें केंद्रकाय होते हैं। आपको क्या पढ़ा आपने, जहाँ पर लिखा गया था बच्चों जी, कुछ बैक्टीरिया होता है जिसमें केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इसमें ऐसे स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र को हम लोग केवल क्रोमैटिन पदार्थ नहीं होता है, उसमें सिर्फ क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को हम लोग केंद्रकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों जी, केंद्रकाय बोलते हैं बच्चों। इसको केंद्रकाय भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम मैं लिखता हूँ आपको, साइंस से बच्चों जितना आपको वर्ड है, केंद्रकाय। इससे बच्चों जी हम लोग केंद्रकाय बोलते हैं। हम लोग न्यूक्लियर कहाँ पढ़ा था बच्चों जी, थोड़ा एक बार बुक फिर से पढ़ाएं, आपको मजा आएगा। यहाँ देखिए बातें अच्छी बातें लिखी है, जैसे कि यहाँ लिखा गया कि बैक्टीरिया से कुछ जीवों में हम कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। ऐसे अस्पष्ट, जो केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, जो स्पष्ट नहीं दिखता है, ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र को में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसको न्यूक्लियाइड बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं बच्चा जी, न्यूक्लियाइड बोलते हैं, ठीक है। तो चलो आपको चित्र दिखा दिया, आपको ये वाला डायग्राम भी दिखा दिया आपको बच्चा जी, ये वाला। देखना इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसे सिर्फ क्रोमैटिन का धागा बच्चा ऐसे ही फैला हुआ है। इसमें देखो न्यूक्लियस का होता है, बीच में गोला होता है, उसमें होता है अपना डीएनए होता है। डीएनए या तो क्रोमैटिन के रूप में या क्रोमोसोम के रूप में, लेकिन यहाँ बच्चे क्रोमैटिन के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पर जो डीएनए बच्चे, इसमें तो न्यूक्लियस है ही नहीं, ऐसे ही कहीं बिखरा पड़ा हुआ है, ऐसे ही बिखरा पड़ा है ये वाला। देखिए इसका क्रोमैटिन ऐसे बिखरा हुआ है, बिना सेल के अंदर, बिना न्यूक्लियस के अंदर। जब बिना न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड बोलते हैं बच्चा जी। चलो अब प्रोकैरियोटिक तो आपको समझा रहा था, ठीक है। और देखो इसमें झिल्ली में बंधा हुआ कोशिकांग अनुपस्थित। इसमें सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं बच्चों जी, वो झिल्ली में बंधे हुए नहीं होते हैं, और इसमें झिल्ली में बंधा हुआ होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अच्छा डिफिनेशन आपको भी बच्चों क्लास 11 में पढ़ना जाके है। इसमें केंद्रक, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें बंधा हुआ होता है केंद्र जी, इसमें नहीं बंधा हुआ होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों जब भी पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण कौन है, तो बैक्टीरिया। एक बार बोलिए, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक में चलो सब कुछ आ गया, प्रोटिस्टा आ गया, फंजाई आ गया, प्लांट्स आ गया, एनिमल्स। एनिमल्स में हम लोग आते हैं बच्चे, जीव जंतु सब। प्लांट्स में पौधे आ गए, फंजाई आ गए, प्रोटिस्ट, ये सब प्रोटोजोआ, ये सारे किस में आते हैं बच्चे जी, यूकैरियोटिक में आते हैं। दिक्कत बच्चा जी को ना सर। आपको जो मैं केंद्रकाय पढ़ा था बच्चों, केंद्रकाय क्या होता है, तो
न्यूक्लियड कोशिकाएं या इसको केंद्रकाय नहीं बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे बच्चे जी इसको? कोशिकाएं नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग केंद्रकाय बोलेंगे। न्यूक्लियड है ना, तो इसको कोशिकाएं नहीं, इसको बोलते हैं बच्चे जी हम केंद्रकाय। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड यानी केंद्रकाय। कोशिकाएं भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लीजिए कि आपका देखो ये सेल वाल है बच्चे जी, सेल वाल सबसे बाहरी परत, उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें कुछ कुछ सब्सटेंस भरे हुए हैं बच्चे जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसमें साइटोप्लाज्म में बच्चे सब कुछ नहीं पाते, इसके साइटोप्लाज्म में सिर्फ क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसका हम बात कर रहे हैं बच्चे जी। ये शायद किसका है बच्चे जी, ये प्रोकैरियोटिक सेल का है। और इसमें देखो बच्चे न्यूक्लियड, और न्यूक्लियड में बच्चों क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए युक्त क्षेत्र है, ये सिर्फ क्या है बच्चों आपको लिपटा हुआ है, इसमें कोई न्यूक्लियस में नहीं है। प्रॉपर न्यूक्लियस में होता तो पूरा गोल में ही फंसा होता है। आपको बहुत सारे डायग्राम बार बार दिखाए हैं। देखो यही अगर डीएनए बच्चों ऐसा होता तो इसको हम न्यूक्लियड नहीं बोलते। अगर ये मान लो आपका सेल है और सेल के अंदर ये क्या हुआ है, आपका न्यूक्लियस होगा, इसमें अगर ये पड़ा होता है धागे की संरचना तो अलग बात है, लेकिन ये बिना न्यूक्लियस में है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है बच्चों। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। चलो अब कुछ सवाल कर लेते हैं बच्चा जी इस पर जल्दी जल्दी। चलो गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम बने होते हैं, क्रोमोजोम आर मेड ऑफ क्रोमोजोम आर मेड ऑफ किससे बने हैं बच्चा जी, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, अभी पढ़ाया था। हाँ, जिन बच्चों का आंसर है डीएनए प्लस प्रोटीन, बिल्कुल आप सही थे। चलो 2 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। कौन सा कथन बच्चों इसमें क्रोमोजोम के लिए सही है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रोमोजोम्स, गुणसूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? मैं इस क्वेश्चन का हिंदी, जिन बच्चों को थोड़ा डर लगता हो कि हिंदी से, बच्चों को डरना नहीं। आप गुरुकुल आश्रम पढ़ रहे हो तो आपको बच्चे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सब में आपको नहीं डरना है, सब विषय में आपको टपर बनना, अच्छा बनना है। सिर्फ आपको थोड़ा वर्ड याद करते चलना है, मेरे साथ साथ तो भाई काम हो जाएंगे। डेली आप 5-10 इंग्लिश में वर्ड याद कीजिएगा। मैं उन बच्चों को बोलता हूँ जिनको अपने से मानते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश कुछ नहीं है बच्चे, इंग्लिश इज नथिंग, इंग्लिश इज वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर। विच स्टेटमेंट इज अबाउट, हाँ सही बात है, क्रोमोजोम के लिए इसमें से कौन सा कथन सही है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। चलो तो जिन बच्चों ने बोला कि इसका आंसर होगा, देखो ये तो बिल्कुल सही है, संघनित होता है, क्वाइल जैसा होता है वो, और सेल डिवीजन में ही तो दिखाई देता है, हमने पढ़ा बुक में। और इसमें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, बहुत अच्छे, तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा। चलो तो जिन बच्चों ने डी आंसर लगाया, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सुंदर बच्चे हो। आपका टेस्ट नहीं मैं करा रहा हूँ साथ में। मैंने बताया जी आरबीसी या मसल सेल्स और ओवम, इनकी जो किस कोशिका का प्रकार है, कौन से कोशिका है, ये एनिमल सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं, कि ए और सी दोनों, ए और सी दोनों, जल्दी बताइए। तो चलो जिन बच्चों का आंसर है ए और सी दोनों, क्योंकि बच्चों जिसमें हम लोग का क्या है, ये बस ये कोशिका हम लोग मानव में आता है, जंतु कोशिका में आता है, और इसमें बच्चों ये क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक भी होते हैं, तो अच्छी बात है। चलो 4 नंबर का आंसर कीजिएगा। डॉट डॉट प्लाज्मा झिल्ली के अंदर सामग्री है, प्लाज्मा झिल्ली में डॉट डॉट कौन सा सामग्री है, मटेरियल है जो प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म होता है कि न्यूक्लियस होता है कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, जल्दी। ओहो ए, ऑप्शन ए, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, शानदार बच्चे हो। चलो न्यूक्लियस बच्चों किसी खोज नहीं किया, हाँ हाँ सब कुछ जानते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। चलो प्रोकैरियोटिक कोशिका बच्चों क्या है, कोशिका उसमें सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, इसके हिंदी इंग्लिश क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल उसमें एब्सेंट होता है। प्रिमिटिव सेल नहीं होते हैं, बोथ ए और बी अच्छी तरह से विकसित नहीं होते हैं, जल्दी बताइए। 6 का आंसर, तो 6 का आंसर सी, जिसे मतलब अच्छा बताया, क्योंकि उसमें सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है और प्रिमिटिव सेल नहीं होते हैं, क्योंकि प्रिमिटिव सेल होता है, प्रिमिटिव सेल नहीं होता है, ठीक है। और उसमें बिल्कुल ठीक है। चलो जंतु के बारे में, जंतु को से एक उदाहरण क्या है बच्चा जी, जंतु को से एक एग्जाम्पल क्या है, हम लोग प्रोकैरियोटिक हैं कि यूकैरियोटिक हैं कि बोथ ए बी दोनों, ना दोनों तो नहीं हो सकता है, जंतु को से तो सिर्फ क्या बच्चों यूकैरियोटिक में आता है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, 100% राइट हो गया। चलो ये देखिए, तो राइटिंग बच्चों जी तेजी में लिखा हूँ, थोड़ा माफ़ी कर देना, पढ़ के सुना देता हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्र में उपस्थित होता है
उसे जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कोशिकाएं कहते हैं कि पहले केंद्रकाय, इसको हम क्या बोलते थे, केंद्रकाय बोल रहे थे, केंद्रक बोलते थे, तो उसको हम केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर, इसलिए इंग्लिश लिखते हैं न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या डी न्यूक्लियर पोर, क्या बोलते थे बच्चे जिसको, चलो तो न्यूक्लियाई बोलते थे, इसको न्यूक्लियोइड बोलते थे, न्यूक्लियोइड यानी कोशिकाएं या केंद्रकाएं। बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल, बैक्टीरिया किसका उदाहरण है, तो बैक्टीरिया उदाहरण है किसका बच्चे जी, प्रोकैरियोटिक का, किसका, प्रोकैरियोट का, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपको हम छुट्टी कर देंगे आज। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें से यूकैरियोटिक में कौन कौन आता है, फंजाई आते हैं, प्लांट्स आता है, प्रोटिस्टियन आते हैं कि ऑल, तो चलो जिन बच्चों का आंसर है ऑल, बिल्कुल अब सही हो, तो यहीं पर लेते हैं विदा आपका, और लेक्चर नंबर 5 है, तो आपके अपने लेक्चर देखा, इतना मेहनत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा बच्चों, थैंक यू।